नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी अमन की है, जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना अमन जी के नजरिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं झारखंड के जमशेदपुर के पास एक छोटे से कस्बे से हूँ। जिंदगी में कई बार ऐसे हादसे होते हैं जो आपकी पूरी दुनिया हिला देते हैं। आज मैं आप सबको अपनी जिंदगी के एक ऐसे ही भयानक हादसे की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। अगर आज मेरे पास कुछ बचा है तो वो हैं उन डरावनी यादों का बोझ जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। यह घटना करीब 2 साल पहले की है, जब मैं अपने परिवार के साथ अपने घर में रहता था। जिंदगी सामान्य चल रही थी, सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। मेरे एक चाचा की बेटी की शादी हो रही थी। पूरे परिवार को शादी में जाना था, लेकिन मेरे और मेरे छोटे भाई के ऑफिस की छुट्टियां नहीं मिली थीं। इसलिए हमने सोचा कि हम शादी के दिन ही चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गांवों में शादी कई दिनों तक चलती है, इसलिए मेरे माता पिता कुछ दिन पहले ही वहां चले गए थे। शादी से एक दिन पहले जब हम दोनों ऑफिस से वापस आए तो हमारी पत्नियों ने सारा सामान पहले ही तैयार कर रखा था। हम जल्दी जल्दी निकल पड़े, क्योंकि घर से बस स्टैंड ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए पैदल ही वहां पहुंच गए। हमने वहां एक बस पकड़ ली जो शाम के लगभग 8 बजे चलती थी और करीब 9 बजे हमें पास के कस्बे के रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। स्टेशन के बाहर हम टैक्सी या टेमो के लिए पूछने लगे, लेकिन जैसे ही हमने रेलवे स्टेशन का नाम लिया, सबने मना कर दिया। तभी एक टैक्सी ड्राइवर ने हमें चेतावनी दी, भाई साहब, क्या जिंदगी इतनी प्यारी नहीं कि इतनी रात में वहां जाना पड़े? कोई भी रात के वक्त उस तरफ नहीं जाता। जो भी काम है सुबह ही कर लेना। हमने उनकी बातों को अनसुना कर दिया, क्योंकि हमें जाना जरूरी था। फिर एक नया टेमो चालक मिला जो अभी अभी उस इलाके में आया था। उसे हमने ज्यादा पैसे का लालच दिया और वह हमें रेलवे स्टेशन ले जाने तैयार हो गया। रास्ते में जाम इतना था कि हम वहां 9:30 से भी ज्यादा देर से पहुंचे। जब स्टेशन पर पहुंचे तो देखा कि कोई भी टेमो वाला वहां नहीं था। हमने ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन पता चला वो जा चुकी थी। स्टेशन पर स्टाफ भी नजर नहीं आया, जो हमें और हैरान कर गया। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे थी और हमें वहीं रुकना पड़ा। स्टेशन बड़ा तो नहीं था, लेकिन उस वक्त का सन्नाटा और खालीपन हमें असहज कर रहा था। स्टेशन पर मुश्किल से 1-2 गाड़ियां ही रुकती थीं, वरना यह इतना छोटा था कि ज्यादा ट्रेनें यहां ठहरती ही नहीं थीं। मेरे ननिहाल का गांव भी ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए जो गाड़ी हमें पकड़नी थी वह यहीं से निकलती थी। लेकिन अब वो गाड़ी जा चुकी थी और आसपास कोई भी नहीं था। पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान और खाली पड़ा था। उस वक्त हमें वहां रहना थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन वापस गांव जाना भी मुमकिन नहीं था और कहीं और ठिकाना भी नहीं था। हम सब वहीं एक बेंच पर बैठ गए। उस स्टेशन के बारे में कई अजीब बातें भी सुनी थीं। लोग कहते थे कि रात में वहां बुरी आत्माएं घूमती हैं। इसी वजह से न तो कोई स्टाफ रहता है और न ही कोई यात्री रात में आता है। जो भी सफर करना होता है वह दिन में करता है। स्टाफ की कमी शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस स्टेशन की सन्नाटे में छुपी डरावनी कहानियां सच में डराती थीं। जब हम बस से उतरे थे तो भी कुछ लोग हमें ऐसी बातें सुनाते रहे थे, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हमें नहीं पता था कि ये बातें हमारे लिए सच साबित होंगी। हम चारों बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे कि तभी प्रिया ने कहा, सुना है कि यहां पर कुछ भूत प्रेत रहते हैं, क्या ये सच है? मैंने पूछा। मेरे छोटे भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चुप रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी बातें ही कर रहे थे कि मुझे टॉयलेट जाना पड़ा। मैं टॉयलेट गया और जैसे ही हाथ धोने लगा, नल से पानी की बजाय अचानक खून जैसा कुछ निकला। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला कि वह खून नहीं, पानी था। शायद मेरी आंखों का धोखा था। मैंने सोचा कि शायद मेरी कल्पना ने मुझे भ्रमित किया है, इसलिए इस घटना को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही मैं टॉयलेट से बाहर आने लगा, अचानक घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मेरे आसपास घूम रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। मैं थोड़ा घबराया,
लेकिन ध्यान नहीं दिया और अपने परिवार के पास लौटने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पास से भाग रहा है और घुंघरुओं की आवाज और तेज हो गई। कुछ दूर पर मैंने एक दुल्हन को देखा जो घूंघट में छिपी हुई थी। मुझे हैरानी हुई कि वो कौन हो सकती है। शायद शादी समारोह में आई कोई महिला होगी। जैसे ही मैं यही सोच रहा था, वह दुल्हन मेरी ओर मुड़ी और हाथ से मुझे इशारा करने लगी कि मैं उसके पास आऊं। पहले तो मैं सोचने लगा कि शायद वो किसी और को बुला रही है, लेकिन आसपास कोई नहीं था। थोड़ा डरते हुए मैंने सोचा कि शायद वो लड़की मुझे लूटना चाहती है। मैंने सुना था कि कुछ लड़कियां ऐसी जगहों पर अपनी चालाकी से लोगों को फंसाती हैं और उनसे पैसे छीन लेती हैं। इसलिए मैं उसके पास जाना नहीं चाहता था। जब मैं वापस अपने परिवार के पास लौट रहा था, तब भी मेरा ध्यान बार बार उस दुल्हन की ओर जाता रहा। जैसे जैसे वह मुझे बुलाती गई, मेरी सोचने समझने की शक्ति कम होती चली गई। जैसे कोई जादू टोना हुआ हो, मैं उसके पास चला गया। वह दुल्हन घूंघट में थी, लेकिन पायल की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं बोला, आप कौन हैं और बार बार मुझे बुला क्यों रही थीं? वह मीठी आवाज में बोली, क्या तुम मुझे भूल गए हो? मैं चौंक गया। मतलब? वह बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं खुद भी हैरान था कि वह ऐसा क्यों कह रही थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम घूंघट में हो तो जो भी हो, मुझे पता नहीं कौन हो। कम से कम अपना चेहरा तो दिखाओ, मैं भी पहचान सकूं। वह अपना घूंघट उठाने ही वाली थी कि तभी मुझे मेरे छोटे भाई की आवाज सुनाई दी, जो मुझे पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर जैसे मैं किसी नींद से जाग गया। मैं हड़बड़ाते हुए उस दुल्हन की ओर कम ध्यान देकर वहां से चल दिया और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मैं अपने परिवार के पास पहुंचा तो मेरे भाई ने मेरा मोबाइल मांगा, क्योंकि उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और उन्हें चाचा के घर कॉल करके सारी बात बतानी थी ताकि वे परेशान ना हो। मैंने अपना फोन निकाला, लेकिन उसमें भी नेटवर्क नहीं था। प्रिया और सिमरन के पास भी फोन थे, लेकिन वे बैग में थे। उन्होंने भी चेक किया, पर किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था। प्रिया ने कहा, लगता है यहां नेटवर्क की काफी समस्या है, किसी के फोन में कनेक्शन नहीं है। तो अब क्या होगा? मैंने पूछा। अनिल ने कहा, कोई बात नहीं, सुबह तक पहुंच जाएंगे। हम बातें कर रहे थे, तभी सिमरन घबराते हुए बोली, वो देखो, और प्लेटफॉर्म पर लगे झूले की तरफ इशारा किया। हमने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने पूछा, क्या हुआ? सिमरन घबराकर बोली, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें घूर रहा है, कोई खड़ा है। मैंने कहा, कोई नहीं होगा। सिमरन ने कहा, मैं सच कह रही हूं, वहां कोई है। तभी अनिल ने कहा, शायद होगा, शायद वहां कोई और भी होगा जो हमारी तरह गाड़ी का इंतजार कर रहा हो। यह सोचकर सिमरन कुछ देर के लिए चुप हो गई। तभी प्रिया ने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है, और वह वहां से चली गई। कुछ देर तक वह वापस नहीं आई। तब हमें दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी। हम घबरा गए और जब उस दिशा में देखा तो पाया कि प्रिया अंधेरे की ओर बढ़ती हुई सीधे रेलवे पटरी की तरफ जा रही थी। यह देखकर हम सब दंग रह गए, क्योंकि वॉशरूम तो दूसरी तरफ था। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आने लगी। हमारा दिल धड़कने लगा, क्योंकि प्रिया पटरी पर बढ़ती जा रही थी। हमने जोर से उसे आवाज लगाई और उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन वह हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, बस लगातार पटरी की ओर ही बढ़ती जा रही थी। उस वक्त सामने से तेज रफ्तार में एक ट्रेन आ रही थी, जो इस स्टेशन पर रुकने वाली नहीं थी। हम सब डर के मारे चिल्लाने लगे और प्रिया को रुकने के लिए कहने लगे, पर वह जैसे जादू में हो, सुन नहीं रही थी। ट्रेन तेजी से करीब आ रही थी और वह प्रिया के बिल्कुल सामने थी। पल भर में जो कुछ भी हमने देखा, वह हमारे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। कुछ देर तक हम सबकी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं और हम सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ। फिर जब थोड़ा होश आया तो हम प्रिया को याद करके जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी पीछे से प्रिया की आवाज आई, क्या हुआ? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? क्या कोई बात है? हमने मुड़कर देखा तो प्रिया बिल्कुल ठीक ठाक और सुरक्षित खड़ी थी। उसकी हालत देखकर हम सब की आंखों में आंसू आ गए। वह हमारी उलझन और घबराहट देखकर हैरान थी। सिमरन ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। हम भी काफी डरे हुए थे। प्रिया ने पूछा, हुआ क्या है? बताओ क्या बात है? तभी अनिल घबराते हुए बोला, अगर तुम यहीं हो तो अभी जो ट्रेन सामने से गुजरी थी वो कौन थी? प्रिया की समझ नहीं आई। वह बोली, मैं तो वॉशरूम गई थी, यहां क्या करूंगी? हम सब हैरान थे। ये सब हमारे साथ क्या हो रहा था? कहीं यह कोई भ्रम तो नहीं? फिर मैंने पूछा, इतनी देर कहां लगी? प्रिया ने कहा, कुछ नहीं,
वॉशरूम से लौटते वक्त मेरी साड़ी के पल्लू पर मिट्टी लग गई थी, तो मैं उसे साफ कर रही थी। वह अपना साड़ी का पल्लू दिखाते हुए बोली। हम सब ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन जो कुछ भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था उसे भुला नहीं पाए। कभी लगता कि शायद वह हमारा भ्रम था, तो कभी लगता कि ऐसा होना असंभव था। फिर हम सब घबराकर बेंच पर वापस बैठ गए और बस यही सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी अगली ट्रेन आ जाए और हम यहां से चले जाएं। जब हम सब बेंच पर बैठे थे तो अचानक ऐसा लगा जैसे कोई तेजी से हमारे पीछे से गुजर गया हो। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक ठंड इतनी बढ़ गई कि जैसे शरीर में सिहरन दौड़ गई हो। कुछ पल बाद चारों तरफ जोर जोर से चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी, जिससे हम सब घबरा गए। फिर अचानक भयानक हंसी की आवाज हमारे चारों ओर गूंजने लगी, जो बहुत डरावनी थी। अनिल घबराते हुए बोला, यहां कुछ तो गड़बड़ है, चलो अभी यहीं से चलते हैं। हम जाने ही वाले थे कि अचानक तेज हवा का तूफान आ गया। हवा के जोरदार झोंकों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। चारों ओर अंधेरा छा गया और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी आंखें तक खुल नहीं पा रही थीं। स्टेशन की लाइट भी बार बार बंद चालू हो रही थी। हम सब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं नहीं जा पा रहे थे। तभी सिमरन मेरे पास आई और बोली, क्या कर रहे हो, चलो यहां से चलते हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचने लगी। मेरी आंखों में अचानक मिट्टी चली गई थी, इसलिए मैं ठीक से देख नहीं पा रहा था। मैं हड़बड़ाते हुए बोला, रुको, 1 मिनट, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन सिमरन बस मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जा रही थी। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो देखा कि चारों तरफ हवा का बवंडर बना हुआ था। लाइटें बार बार बंद चालू हो रही थीं और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं हैरान था कि सिमरन मेरा हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर नहीं, बल्कि पटरी की ओर ले जा रही थी। मैंने घबराकर कहा, सिमरन, तुम कहां ले जा रही हो मुझे? लेकिन सिमरन ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ मजबूती से पकड़कर मुझे आगे खींचती रही। मैं घबराकर बोला, रुको, 1 मिनट, मुझे सुनो। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं छूट नहीं पाया। तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी और मेरी हिम्मत लगभग टूट गई। उसके पैर उल्टे थे। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया कि उसने मेरी तरफ एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा। देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। वह अब एक कंकाल जैसा दिखने लगी, जिसकी चमकती आंखें अंधेरे में भी डरावनी लग रही थीं। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और पूरी शक्ल सफेद पड़ चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखकर भयानक हंसी शुरू कर दी और उसके दांत अचानक लंबे लंबे होने लगे। मैं घबराकर फिर से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन असमर्थ था। मेरी आंखों के सामने एक चुड़ैल खड़ी थी, जो मुझे भक्षक नजरों से घूर रही थी। मैं इधर उधर देखकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चारों तरफ अंधेरा था और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं जोर जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी वह चुड़ैल अचानक मुझे छोड़कर पीछे हटने लगी। मैं भागना चाहता था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जकड़े हुए हों। मैं न तो चिल्ला पा रहा था, न ही खुद को हिला पा रहा था, जैसे मेरा पूरा शरीर मेरी ही बात न सुन रहा हो। फिर वह चुड़ैल भयानक हंसी के साथ मुझ पर एक आखिरी बार घूरती हुई हवा में उलटी और धीरे धीरे गायब हो गई। यह सब देखकर मेरी सांस थम सी गई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चुड़ैल अजीब सी मुस्कान के साथ वहां से चली गई और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। तभी अचानक मुझे ट्रेन की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ट्रेन तेजी से आ रही हो। मेरी नजर पटरी की ओर गई तो देखा कि मैं पटरी के बीचों बीच खड़ा था। मेरा होश उड़ गया। मैं भागना चाहता था, लेकिन पैर जमे हुए थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था फूट जाएगी। आगे देखते ही मैं थर थर कांपने लगा, क्योंकि सामने से आती हुई ट्रेन की लाइटें मेरे सामने मौत की तरह चमक रही थीं। तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे पटरी से बाहर खींच लिया। जैसे ही मुझे खींचा, ट्रेन उसी पटरी से गुजर गई जहां मैं खड़ा था। मेरी जान बच गई थी। मैं घबराया हुआ था, लेकिन जैसे होश आया तो देखा कि जिसने मुझे बचाया वो मेरा भाई अनिल था। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, लेकिन बहुत डर गया हूं। तभी प्रिया और सिमरन भी दौड़ती हुई आईं। सिमरन रोते हुए बोली, आप ठीक तो हो ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ। हम सब वहां से भागने के लिए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। तभी किसी की तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हम घबराकर पीछे मुड़े तो देखा कि पटरी के पास एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में।
लेकिन उसका पूरा शरीर काला था। चेहरे पर कोई आंखें नहीं थीं और मुंह बहुत डरावना था। उसके हाथ और पैर दोनों उल्टे थे। हम ठिठक गए और कांपने लगे। तभी एक आवाज आई जिससे हमारा डर और बढ़ गया। सामने से एक बूढ़ा आदमी आया जिसके हाथ में चाय की केटल थी। हम डरते हुए उसे देख रहे थे, सोच रहे थे कि कहीं वह भी कोई आत्मा तो नहीं या फिर कोई छलावा है। बूढ़ा आदमी हमारे पास आया और बोला, चाय पियोगे भैया? गर्मा गर्म है। बूढ़ा आदमी बिना कुछ कहे अचानक हमारे लिए एक कप में चाय डालने लगा और वो हमें पकड़ा हुआ कप हमारे पास बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो मेरी सांस रुक गई। उस कप में खून भरा था। हम घबराकर उसकी तरफ देखने लगे तो उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक और अजीब हो गया। वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि उसके दांत लंबे लंबे हो गए। फिर उसकी गर्दन ऐसे घूमने लगी जैसे कोई रोबोट हो। यह सब देखकर हमें लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन मौत का इंतजार भी तो नहीं कर सकते थे। अपनी जान बचाना थी। तभी वह बूढ़ा आदमी हंसते हुए उल्टा हवा में लटक गया और धीरे धीरे गायब हो गया। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागना शुरू किया। तभी हमारे पीछे तेज तेज घुंघरू बजने की आवाज आने लगी। हम घबरा गए। किसी के पैर की तेजी से चलने की आवाजें भी सुनाई देने लगीं। हम चारों तरफ देख रहे थे पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, सामने जो देखा उसने हमारे दिल की धड़कन बढ़ा दी। वहां एक औरत खड़ी थी, शादी के जोड़े में। उस औरत को देखते ही मैं पहचान गया। वही दुल्हन थी जो कुछ देर पहले मुझे घूंघट के पीछे से बुला रही थी। हम डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। वह दुल्हन मेरी तरफ देखकर भयानक आवाज में बोली, तुम मेरा चेहरा देखना चाहते थे ना? अब देखो, पहचान जाओगे मैं कौन हूं। फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। मैं कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पाया। धीरे धीरे उसने अपना घूंघट हटाया। हम सब घबरा गए। सिमरन इतनी डर गई कि चिल्लाने लगी। मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन वह कांपते हुए मुझसे लिपट गई। उस दुल्हन का चेहरा बहुत डरावना था। पूरी तरह से सफेद, बड़ी बड़ी सफेद आंखें और पूरी त्वचा जली हुई लग रही थी। उस दुल्हन के चेहरे से खून और मांस कई जगहों से बाहर निकल रहा था। वह अजीब सी मुस्कुराहट के साथ हमारी तरफ देख रही थी। उसके दांत लंबे लंबे हो गए और पूरा शरीर डरावनी तरह से हिलने डुलने लगा। उसके नाखून भी बहुत लंबे और नुकीले थे। हम सब इतना डर गए कि जैसे बेहोश हो जाएंगे। न भाग पा रहे थे, न कुछ बोल पा रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था छाती फट जाएगी। प्रिया घबराकर अनिल का हाथ पकड़कर रो रही थी। उसी वक्त उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? चुप क्यों हो? पहचान नहीं पाए? कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, फिर जान जाओगे मैं कौन हूं। उसने एक भयानक मुस्कान के साथ हमारी तरफ देखा। मेरी नजर उसके पैरों पर गई। वे उल्टे थे। हम सब घबरा गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या बच पाएंगे। तभी हम भागने की सोच रहे थे कि अचानक वह चुड़ैल एक साथ जगह जगह से कट कर बिखर गई। खून चारों तरफ फैल गया और शरीर के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। हम घबराकर वहीं फंसे रह गए, लेकिन कुछ ही पल में वह फिर से अपनी पूरी शक्ल में आ गई और हमें देखते हुए बोली, क्या हुआ? हमारे साथ नहीं चलोगे? उसके गुस्से भरे स्वर में उसकी गर्दन अचानक लंबी हो गई और उसका चेहरा हवा में लहराने लगा। यह देखकर हम पूरी तरह से डर के मारे कांप उठे और वहां से दूसरी तरफ भागे, क्योंकि सामने वाला रास्ता चुड़ैल से बंद था। हम झूले की तरफ भागे जो रेलवे स्टेशन पर था, ताकि वहां से दूसरी तरफ जा सके। लेकिन झूले पर खड़ा एक लड़का दिखाई दिया जिसका चेहरा पूरी तरह सफेद था। उसके हाथ पैर भी सफेद थे और जगह जगह कटे फटे निशान थे जिनसे खून और मांस बाहर निकल रहा था। उस लड़के की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसके होठों से खून टपक रहा था। उसके नाखून बेहद लंबे और नुकीले थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर भी उल्टे थे। हमने उसे देखा तो प्रिया और सिमरन दोनों इतनी घबरा गईं कि वे मेरे हाथ को पकड़कर कांपने लगीं। वो लड़का भयानक आवाज में बोला, भागने का कोई फायदा नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, हमारे साथ ही चलना है। वह हमारी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। हम डर के मारे पीछे हटने लगे। पीछे मुड़े तो वहीं चुड़ैल आ रही थी और आगे देखा तो वो लड़का हमारे पास आने ही वाला था। प्रिया और सिमरन घबरा कर रोने लगीं। हम दोनों भाइयों को हिम्मत दिखानी थी, लेकिन अंदर से हम भी डर रहे थे। मन ही मन सोच रहे थे, भगवान अब क्या करें?
हम दोनों ने एक तरफ से भागना शुरू किया। ये देख उन दोनों आत्माओं ने एक दूसरे को देखा, फिर गुस्से में घूरते हुए हमारी तरफ देखा। थोड़ी दूर जाकर वह डरावनी औरत फिर सामने आई, पूरी काली सफेद साड़ी पहने, बिना आंखों के, बड़ा डरावना मुंह लिए। प्रिया डर के मारे कांपते हुए बोली, यह हमें मार डालेगी, सच में मार डालेगी। वह आवाज निकालते हुए हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। उसके चलने का अंदाज कुछ बहुत ही अजीब और भयानक था। फिर उसने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया और देखते ही देखते उसका हाथ असाधारण रूप से लंबा हो गया। यह देखकर हम सबके होश उड़ गए। हम पीछे हटने लगे, लेकिन तभी हमारे सामने एक अजीब इंसान प्रकट हुआ, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था और आधा सड़ा हुआ। उसके हाथ पांव उल्टे सीधे थे और वह गुस्से में चीख रहा था। हम डर के मारे दूसरी दिशा में भागे, अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। हम चारों उस बुरी आत्माओं से घिरे हुए थे। हिम्मत जुटाकर चारों ओर से भागने लगे। तभी वह दुल्हन बनी चुड़ैल हमारे सामने आ गई। घबराते हुए हम पीछे हटने लगे। तभी वह लड़का भी आ गया। दोनों गुस्से में कुछ बोलते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। यह देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। अचानक चारों तरफ से बुरी आत्माएं हमें घेरने लगीं, अजीब सी आवाजें निकालने लगीं, चिल्लाने लगीं, हंसने लगीं। उस वक्त भयानक आवाजों का गुंजन हमारे कानों में गूंज रहा था, जिससे हम बेहद डरे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था कि अब कहां जाएं। तभी वह दुल्हन बनी चुड़ैल हमारे सामने आई। गुस्से से घूरते हुए पलक झपकाते ही अपना हाथ बढ़ाकर अनिल का गला पकड़ लिया। हमने कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने अनिल को हवा में उठा लिया। हमारी चीख निकल गई। मैं अनिल को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर वह चुड़ैल उसे हवा में घसीटते हुए लहरा रही थी। पास खड़ा वह डरावना लड़का जोर जोर से हंसने लगा। चारों ओर खड़ी आत्माएं भी जोर जोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। हवा में लहराती हुई चुड़ैल ने हमें घूरते हुए गुस्से में अनिल को ऊपर से नीचे पटक दिया। अनिल हवा में लहराकर नीचे गिरा और उसे चोट लग गई। हम दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे संभाला। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। सब कुछ अचानक बहुत अजीब हो गया। हम सब ने देखा कि सिमरन हवा में उठने लगी, जैसे कोई उसे पैरों से पकड़कर जबरदस्ती खींच रहा हो। यह नजारा देखकर हम सब दंग रह गए। सिमरन डर के मारे चिल्लाने लगी और खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। हम भी उसके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। तभी उसका सिर पास के एक खंभे से टकराया और खून बहने लगा। वह बेहोश होकर नीचे गिर गई। हवा का झोंका अचानक गायब हो गया। हमने भागकर सिमरन को संभाला। वहीं अनिल भी अपने आप को संभाल रहा था। हम सब घबराए हुए उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था, उसे महसूस करना हमारे लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम एक चक्रव्यूह में फंसे हों, जहां से निकलना नामुमकिन हो। चारों तरफ आत्माएं हमारे इर्द गिर्द मंडरा रही थीं और उनकी भयानक हंसी कानों में गूंज रही थी, जो हमें बताती थी कि हम यहां से जीवित नहीं बच पाएंगे। तभी प्रिया की तेज चीख सुनाई दी। उसने डर के मारे सामने देखा। हमारी नजरों के सामने एक अजीब महिला घुटनों के बल रेंगती हुई आ रही थी। उसकी जीभ असाधारण रूप से लंबी थी, जिससे खून टपक रहा था। उसके दांत लंबे लंबे और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। चेहरा काला और हड्डियों जैसा पतला था। वह तेजी से घुटनों के बल हमारी तरफ बढ़ रही थी। यह देखकर हम सबकी चीख निकल गई। तभी सिमरन घबराकर अपनी आंखें खोल गई। सामने उस डरावनी महिला को घुटनों के बल तेजी से हमारे पीछे बढ़ते देखकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत सिमरन का हाथ पकड़ लिया। वहीं अनिल और प्रिया ने भी एक दूसरे का हाथ थाम लिया। हम सब खड़े हुए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। डरावनी औरत भी घुटनों पर रेंगती हुई तेजी से हमारी तरफ दौड़ी और अजीब सी चीखें निकालने लगी। तभी पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरा पुराना दोस्त राजीव वहां खड़ा था। राजीव को देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि लगभग 6 महीने पहले वह अचानक गायब हो गया था। उसके परिवार ने पुलिस में भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हर जगह उसकी तलाश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में खबर आई कि राजीव ट्रेन से कटकर मर चुका है और उसकी लाश को अनाथ समझकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लेकिन अस्पताल के रजिस्टर और रेलवे पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार राजीव को मृत माना गया था। फिर भी आज उसकी जिंदा उपस्थिति देखकर मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वह सच में जीवित है या कोई भूत। मैंने धीरे से कहा, राजीव, तुम यहां क्या कर रहे हो? राजीव ने हमें घूरते हुए कहा, तुम तो मेरे दोस्त हो ना?
फिर मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? चलोगे मेरे साथ? बताओ, चलोगे ना? हम सब उसकी बात सुनकर दंग रह गए। मैं घबराते हुए पूछा, कहाँ राजीव? वह बोला, वहीं जहां मैं रहता हूं। मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग तो वहां रहते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। तुम मेरे साथ चलो। वह कहते हुए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाने लगा। अनिल मेरी तरफ देखकर घबराया और बोला, नहीं भैया, उस तरफ हाथ मत बढ़ाओ। वह जिंदा नहीं है, मर चुका है। मेरी हैरानी की सीमा नहीं रही। फिर हरदीप ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, क्या तुम अपने दोस्त का साथ नहीं दोगे? मेरे साथ नहीं चलोगे? और फिर अचानक उसकी सूरत बदल गई। वह डरावना बन गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथों के नाखून लंबे हो गए और दांत भी बढ़ गए। गंभीर और भयानक आवाज में उसने कहा, तुम मेरे दोस्त हो ना? तो चलोगे मेरे साथ या नहीं? मैं तुम्हें लेने आया हूं। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि वह हरदीप की नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। तब मुझे समझ में आ गया कि जो मेरे सामने था वह हरदीप की आत्मा थी। डर के मारे मैं पीछे हटने लगा तो उसने फिर कहा, क्या हुआ? चलो मेरे साथ। अनिल ने घबराते हुए कहा, भाई, अब यह एक आत्मा बन चुका है। इसकी बातों में मत आना, वरना यह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हरदीप धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब वह मेरा हाथ पकड़ने लगा तो मैंने कहा, हरदीप, यह कैसी दोस्ती है कि तुम मुझे मौत के पास लेकर जा रहे हो? तुम तो हमेशा कहते थे कि दोस्ती में अपनी जान भी दे सकते हो। तो क्या मेरी जान लोगे? मुझे पता है तुम जिंदा नहीं हो, यह तुम्हारी आत्मा है। लेकिन क्या यह आत्मा हमारी दोस्ती को समझती ही नहीं? क्या मरने के बाद भी हमारा वो रिश्ता टूट गया? मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भाई जैसा प्यार था, क्या वह सब खत्म हो गया? मैंने सुना है कि मरने के बाद आत्माएं सबसे पहले रिश्ते तोड़ देती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि इतनी जल्दी टूट जाए। अगर यही तुम्हारी दोस्ती है तो ठीक है, ले लो मेरी जान। लेकिन खुद से पूछो, क्या यह सही है? अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? नहीं ना, तुम यहीं भटकते रहोगे। पर तुम पर क्या बीती, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं उसे दोस्ती की याद दिलाने लगा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह फूट फूट कर रोने लगा। मैं क्या करूं? मैं खुद मजबूर हूं। वे लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं घुट घुट कर जी रहा हूं। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन वे बेगुनाह लोगों को मुझे सताने के लिए भेजते हैं। मैं यहां से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन मजबूर हूं। उनके सामने कुछ नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर मेरी भी आंखें नम हो गईं। मैंने पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कौन हैं वे लोग? क्या हुआ तुम्हें? हरदीप ने धीरे से कहा, मेरे परिवार को सच्चाई नहीं पता। मैंने अपने घर वालों का दिल दुखाया है और उनसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं है। वे सोचते हैं कि मैं मर चुका हूं, क्योंकि मेरी लाश उन्होंने कभी नहीं देखी। मगर असलियत यह है कि 6 महीने पहले मैं किरण के साथ घर छोड़कर भागना चाहता था। हमारे परिवार हमारी शादी के खिलाफ थे, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रात को हम यहाँ इसी स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तभी उन लोगों ने हमें बेरहमी से मार डाला। हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमें ऐसी मौत मिली कि आज भी हमारी आत्माएं भटक रही हैं। हमें मुक्ति चाहिए। अब हम एक एक पल बड़ी मुश्किल से बिता रहे थे। हरदीप ने आंसू भरी आवाज में कहा, हमें मुक्ति दो। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। चारों ओर अंधेरा है, बहुत पीड़ा होती है। मुझे मेरी किरण के साथ मुक्ति दिलाओ। उसकी सच्चाई सुनकर हम सब हैरान और घबराए हुए उसकी ओर देख रहे थे। फिर वह बोला, वे लोग हमसे अनगिनत पाप करवाते हैं। कितनों की जान हमारे हाथों से निकलती है। हमें उनसे, इस सब से मुक्ति चाहिए। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह किसकी बात कर रहा था। तभी मैंने पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? किसने तुम्हें मारा? उसके जवाब से पहले एक लड़की की आवाज आई, उन्होंने हमें बेरहमी से मारा है, सिर्फ इसलिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने उस आवाज की तरफ देखा। वह किरण थी, जो बहुत खूबसूरत दिखती थी, लेकिन अचानक उसका रूप डरावना हो गया। उसकी आत्मा साफ दिख रही थी, सफेद रंग की, आंखों के नीचे काले गड्ढे और शरीर कटफटा सा था। वह बोली, उन्हीं पारो और कुलदीप ने हमें मार डाला। हमारे प्यार को कोई स्वीकार नहीं करता था, इसलिए वे लोग अपनी जिंदगी नहीं जी सके। वे किसी भी जोड़े को जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करता है, जीवन नहीं जीने देंगे। जब भी उन्हें कोई ऐसा जोड़ा दिखता है, वे उन्हें बेरहमी से मार देते हैं। हम जैसे कई लोग उनकी इन साजिशों की शिकार हुए हैं और यहाँ भटक रहे हैं। हर पल हमें और उनके जैसे सबको दर्द होता है।
हमें मुक्ति चाहिए। वे दोनों रोने लगे। उनकी पीड़ा सुनकर हम एक पल के लिए अपनी तकलीफ भूल गए। हमने भुला दिया कि हम कहाँ हैं और हमारे चारों ओर मौत मंडरा रही है। तभी अचानक एक भयानक आवाज गूंजने लगी। हम डर के मारे पीछे मुड़े तो वहीं चुड़ैल और वह लड़का घूरते हुए हमारे पास बढ़ रहे थे। तब हरदीप और किरण दोनों घबराकर अचानक वहां से गायब हो गए। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि लगभग 6 साल पहले भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। पारुल और करण नाम के एक लड़के ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये दोनों हमारे ही आसपास के गांव के रहने वाले थे। जब यह घटना हुई थी तब पूरे इलाके में बस इनके ही चर्चे थे। पारुल और करण अलग अलग जाति के थे, लेकिन बहुत प्यार करते थे। उनके परिवार उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने सबकी इच्छा के खिलाफ एक दिन मंदिर में ही प्रेम विवाह कर लिया था। शादी के बाद वे वहां से भागना चाहते थे, लेकिन करण के घर वाले अमीर और ताकतवर थे और पारुल का परिवार गरीब था। जब उन्हें पता चला कि घर वाले गुस्से में उन्हें खोज रहे हैं, तो वे डरे हुए थे कि कहीं वे उन्हें हमेशा के लिए अलग न कर दें। वे दूर जाना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो जो ट्रेन पकड़नी थी वह जा चुकी थी और अगली ट्रेन आने में काफी समय था। भागते समय करण के घर वाले चारों तरफ से उन्हें घेर चुके थे। तब उन्होंने सोचा, अगर साथ नहीं जी सकते तो साथ मर तो सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने हाथ पकड़कर सामने से आ रही ट्रेन के सामने कूद गए। उस समय स्टेशन पर कई लोग मौजूद थे और उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। रात का वक्त था जब उन्होंने अपनी जान दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया और करण के घर वालों को गिरफ्तार किया, लेकिन कुछ समय बाद वे लोग छूट गए। लेकिन करण और पारुल की आत्माओं को शांति नहीं मिली। मरने के बाद उन्हें लगा कि अगर वे अपनी जिंदगी नहीं जी सके तो किसी और को भी खुशहाल जीवन नहीं जीने देंगे। उन्हें पूरा समाज अपना दुश्मन नजर आने लगा। जब उन्होंने अपनी जान दी तो स्टेशन पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। उनके गांव के लोग भी उनके रिश्ते के खिलाफ थे। इसी कारण अब उनकी आत्माएं भटकने लगीं। कई बार रात के वक्त जब कोई शादीशुदा जोड़ा ट्रेन का इंतजार करता है तो अगले दिन उनकी कटी फटी लाश स्टेशन पर मिलती है। लोग मानते हैं कि शायद वे लोग भी सुसाइड करते हैं, या शायद वे दोनों गलती से ट्रेन के नीचे आ गए थे। इस तरह से यह मामला रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से रात के वक्त वहां अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पारो और कुलदीप की आत्माएं वहां भटकने लगीं और लोगों को डराने लगीं। शादीशुदा जोड़े जो वहां आते वे परेशान होने लगे और उन्हें मारने की कोशिश भी की गई। इस तरह से कई लोगों की मौत हो चुकी थी, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। अब लोग रात के समय वहां आने से डरते थे। पास में चाय बेचने वाले भी वहां आना छोड़ चुके थे, क्योंकि एक चाय वाले को उनकी आत्मा ने बेरहमी से मार दिया था। इस वजह से लोग उस स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से जानने लगे थे। हालांकि पुलिस हर बार इन मौतों को केवल हादसा बताती रही। ये सारी बातें मैं अखबारों में पढ़ता रहता था, क्योंकि मुझे समाचार पढ़ने का शौक था। फिर भी मुझे यह सोचकर आश्चर्य होता था कि हरदीप और किरण के मरने की खबर अखबारों में क्यों नहीं आई। उनके घर वालों को भी कोई जानकारी नहीं मिली थी। शायद उनकी लाश इतने टुकड़ों में बिखर गई थी कि पहचानना असंभव था, इसलिए उनके बारे में कोई खबर नहीं छपी। इस वजह से मैं यह मानने लगा था कि हरदीप कहीं नाराज होकर कहीं चला गया है, और उसके परिवार वाले भी यही सोचते थे। इसीलिए उसकी लाश को अनजान रूप से दफन कर दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी वहीं भटक रही है। जब यह सब बातें मुझे समझ में आईं, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं इन्हें हमेशा अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज करता रहा। अब मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी, क्योंकि हम मौत के साए में खड़े थे। तभी मुझे प्रिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि कोई उसके बालों को पकड़कर उसे खींचता हुआ ले जा रहा था। यह देख हमारा होश उड़ गया। हम घबरा गए और उसे बचाने के लिए पीछे दौड़े, लेकिन हवा की तेजी से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींचता जा रहा हो। उसकी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आई और हमें लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी अचानक प्रिया हवा में उछली। हम कुछ समझ पाते उससे पहले एक भयानक आत्मा ने प्रिया को हवा में उछाल दिया और ट्रेन की पटरी की तरफ फेंक दिया। हमारी आंखों के सामने ही वह ट्रैक पर गिर गई और पल भर में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हम बस देखते ही रह गए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि अपनी आंखों के सामने अपना करीबी खो देंगे।
कुछ देर तक हमारा दिमाग काम नहीं कर पाया था। फिर जैसे ही हमें होश आया कि क्या हुआ है, हमारी चीखें निकल गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई और हम बेबस होकर रोने लगे। अनिल, जिसने अपनी पत्नी को मरते देखा था, उस दर्द को बेहतर कौन समझ सकता था। वह चीखते हुए उस तरफ भागना चाहता था, लेकिन मैंने उसे थाम लिया और समझाने की कोशिश की। वह घबराकर बार बार प्रिया का नाम लेकर रो रहा था। सिमरन का भी हाल वैसा ही था। उसने अपनी बहन को खोया था और उसे गहरा सदमा लगा था। तभी अनिल की आंखें ऊपर उठीं, उसकी सांसें तेज और लड़खड़ाने लगीं। वह अचानक हमारी ओर घूरने लगा, फिर गुस्से से चिल्लाया, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्री को नहीं, किसी को नहीं। यह आवाज किसी महिला की थी, जो क्रोधित होकर बोली, इस समाज ने हमें जीने नहीं दिया, अब हम इसे जीने नहीं देंगे, सबको मार डालेंगे, कोई नहीं बचेगा। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले एक पुरुष की आवाज गूंजने लगी, मेरे प्यार को घर वालों ने नहीं अपनाया, अब मैं किसी को नहीं अपनाऊंगा, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। वह भयानक हंसी के साथ हमारी तरफ घूरने लगा। अचानक अनिल बेहोश होकर गिर पड़ा। मैंने उसे संभाला और जैसे तैसे प्लेटफॉर्म तक लेकर आया। उसकी बेहोशी को देख मेरा दिल टूट गया। सिमरन बिलखते हुए उस पटरी की ओर जाने लगी जहां उसकी बहन मरी थी। मैं उसे रोकना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि वहां बुरी आत्माएं उसे भी मारने की कोशिश करेंगी। तभी फिर से वही डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। हमने देखा कि अनिल गुस्से से हमारी तरफ घूर रहा था। देखते ही हमें पता चल गया कि अनिल के अंदर अब बुरी आत्माएं बस गई हैं। गुस्से में उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको लेकर जाऊंगा। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ है। हम खुद जिंदगी नहीं जी पाए तो किसी को भी जीने नहीं देंगे। मैं हिम्मत करके बोला, तुमने जो झेला वह गलत था, लेकिन इसमें दूसरों की क्या गलती है? तुम उन्हें मारकर क्या हासिल करोगे? तभी एक और गहरा और भयानक आवाज गूंजा, हमारी क्या गलती थी? हमें क्यों सजा मिली? समाज ने हमारे प्यार को नहीं अपनाया तो हम भी इस समाज को स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी प्यार करेगा उसे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त अचानक अनिल के मुंह से खून फव्वारों की तरह बहने लगा। मैं और सिमरन दोनों के होश उड़ गए। घबराकर मैंने अनिल को पकड़ते हुए कहा, अनिल, आंखें खोलो भाई। अनिल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ ही पल में उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखें खुली थीं और अब सफेद पड़ चुकी थीं और मुंह से खून बहता जा रहा था। मैं समझ गया कि अब अनिल हमारे बीच नहीं रहा। मैं फूट फूट कर रोने लगा। तभी हरदीप की आवाज सुनाई दी, हमें मुक्ति दो, हम सबको मुक्ति दो। इतनी आवाजें एक साथ गूंजी कि चारों ओर आत्माओं का एक समूह दिखने लगा। 3 महिलाएं और 3 पुरुष। उनमें हरदीप और किरण भी थे। पीछे से प्रिया और अनिल की आत्माएं भी मुझे दिखाई दी, जिन्हें देखकर मेरा दिल टूट गया। सिमरन कांपती हुई रो रही थी। वे सभी मुझसे बार बार गुहार लगा रहे थे कि हमें मुक्ति दिलाओ। उनकी आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। सिमरन यह सब देखकर बेहोश हो गई, जिसे मैं संभालने लगा। मुझे भी लग रहा था कि मैं खुद बेहोश हो जाऊंगा। तभी अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। मैंने सिमरन को अपनी बाहों में उठाया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा कि अचानक फिर से भयानक हंसी सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो वहीं चुड़ैल खड़ी थी और उसके साथ कुलदीप की आत्मा भी। वे दोनों हमारी तरफ देखकर भयानक स्वर में बोले, तुम बच नहीं पाओगे। जहां हम गए हैं वहां तुम्हें भी जाना होगा, वहीं तुम्हारा ठिकाना होगा। और फिर वे हमारी ओर बढ़ने लगे। जहां भी मैं सिमरन को लेकर भागता, वे लोग वहीं आ जाते थे। धीरे धीरे वे हमारी ओर बढ़ते गए और अचानक पता ही नहीं चला कि मैं सिमरन को गोद में उठाए रेल पटरी के बीच में खड़ा था। हमारे लिए यह बड़ा सौभाग्य था कि उस समय कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। तभी अचानक किसी ने मुझे जोर से पकड़ लिया। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, पर भाग नहीं पा रहा था। तब मुझे पारो और कुलदीप की आत्माएं हंसते हुए दिखाई देने लगीं। मुझे महसूस होने लगा था कि मैं और सिमरन शायद जिंदा नहीं बचेंगे। तभी मुझे अनिल और प्रिया की आत्माएं भी दिखीं। साथ ही हरदीप और किरण की आत्माएं भी सामने थीं। अनिल ने मेरी तरफ देखकर कहा, भैया, और फिर प्रिया ने भी हमें देखा। फिर अनिल और हरदीप ने मिलकर कुलदीप की आत्मा से लड़ने की कोशिश की, जबकि किरण और प्रिया ने पारो की आत्मा का मुकाबला किया। वे लोग मुझसे वहां से भाग जाने को कहने लगे। मैं सिमरन को गोद में लिए प्लेटफॉर्म की बजाय रेल पटरी की दूसरी दिशा में भागने लगा और एक जगह जाकर बेहोश हो गया। सुबह होश आया तो मैं अस्पताल में था। पास ही दूसरे बिस्तर पर
सिमरन भी बेहोशी की हालत में थी। कुछ पुलिस अधिकारी और लोग वहां मौजूद थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ था। मैं घबराहट के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब उन्होंने मुझसे भरोसा दिलाकर पूछा कि अब बताओ क्या हुआ है, तो मैंने अपने भाई और प्रिया को खोने की बात याद कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मुझ पर जो बीता उसे समझना शायद किसी के लिए आसान नहीं था। फिर पता चला कि मेरे पैंट की जेब में रखा फोन आधार बनकर मेरे परिवार को सूचना दे दी गई थी। थोड़ी देर में मेरे माता पिता और रिश्तेदार अस्पताल आ गए। सब रो रहे थे क्योंकि अनिल की लाश प्लेटफॉर्म पर मिली थी और प्रिया की लाश भी टुकड़ों में बंटी रेलवे पटरी पर मिली थी। उस वक्त चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। मैं तो पूरी तरह टूट चुका था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। सिमरन बार बार उठकर रोती, चिल्लाती और फिर बेहोश हो जाती थी। मेरी मां भी अनिल और प्रिया की लाश देखकर बेहोश हो गई थी। मेरे पिता रोते हुए कांप रहे थे। वे रिश्तेदार जो हमारे साथ थे वे हमें संभाल रहे थे। फिर हमें घर ले जाकर अनिल और प्रिया का साथ में अंतिम संस्कार किया गया। मेरी आंखों के सामने वही भयानक दृश्य बार बार घूम रहा था। सिमरन अभी भी अस्पताल में बेहोशी की हालत में थी। मैं अनिल और प्रिया की मौत का वह दर्दनाक मंजर बार बार सोचता रहता था। उन चीख पुकार की आवाजें कानों में गूंजने लगीं और मैं चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। मेरी हालत देखकर डॉक्टरों ने मुझे फिर से अस्पताल में भर्ती कर लिया। जब भी मैं होश में आता तो चीखने लगता। मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया। सपनों में मुझे वही भयानक दृश्य दिखते और कानों में लोगों की रोने धोने की आवाज आती, हमें मुक्ति दो, हमें यहां नहीं रहना। 2 दिन तक मैं अस्पताल में था। मेरे घर वाले सदमे में थे और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी नेहा भी बहुत उदास हो गई थी। अंततः हम घर लौटे जहां सारे रिश्तेदार हमारी मदद कर रहे थे। उस भूतिया रेलवे स्टेशन की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी और लोग डरे हुए थे। रात को जब मैं सो रहा था तब भी सपनों में मुझे वही आवाजें सुनाई देती थीं। लोग अपनी मुक्ति के लिए रो रहे थे। ये सब देखकर मेरी नींद टूट गई थी। अगले दिन मैंने अपने पिता से इस बारे में बात की। उनकी आंखें नम थीं और वे बोले, बेटा, वे लोग अपनी मुक्ति मांग रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। उन्होंने बताया कि उस स्टेशन पर कुछ निर्दोष आत्माएं भटक रही हैं, जिनमें 2 दुष्ट आत्माएं अजय और प्रिया ने उन्हें बंदी बना रखा था। वे लोग भयानक कृत्य कर चुके थे, लेकिन निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना गलत था। हमने एक पंडित से सलाह ली, जिसने कहा कि अगर सभी आत्माओं के लिए विधिवत पूजा और संस्कार किए जाएं, तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन मैं अपने एक करीबी दोस्त के साथ उस रेलवे स्टेशन गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब और देर नहीं करनी थी। जब मैं उस जगह पहुंचा तो शुरुआत में थोड़ा डर लगा, लेकिन वहां अब काफी लोग मौजूद थे और हलचल भी थी। मैंने रेलवे पुलिस थाने से पिछले 6 सालों में वहां हुई मौतों की पूरी सूची निकालवाई। उस लिस्ट में अर्जुन और माया के नाम भी थे। मैंने उनके परिवार वालों से संपर्क किया। अर्जुन और माया के घर वाले पहले उनसे नफरत करते थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि वे दोनों और उनकी आत्माएं अन्य लोगों की जान ले रही हैं, तो उन्होंने मेरी बात मान ली। फिर सभी ने अपने घरों में विधिपूर्वक क्रियाकलाप कराए। जब मैं अंतिम बार उन परिवार वालों के साथ स्टेशन पर एक खास भोजन और कुछ कौवे पंछियों के लिए सामग्री रखने गया, तभी शाम को मुझे फिर से वही चीख पुकार सुनाई दी। एक पल के लिए लगा कि सारी आत्माएं मुझे घेरे हुए हैं। मैं घबराया, लेकिन देखा कि उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। अर्जुन और माया की आत्माएं भी हमारे सामने थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे एक प्रकाश की तरह धीरे धीरे उभर कर वहां से चली गईं। पर अर्जुन और माया ने जो अत्याचार किए थे, उनकी आत्मा अब भी वहां फंसी हुई थी और मुक्ति नहीं पा सकी। उसके बाद वह स्टेशन भूतिया स्टेशन के नाम से जाना गया, जहां लोग दिन में भी जाने से डरने लगे। बढ़ती घटनाओं को देखकर रेलवे प्रशासन ने स्टेशन बंद करने का फैसला किया और नई जगह पर रेलवे स्टेशन बनाने लगे। आज भी अर्जुन और माया की आत्माएं वहां भटकती हैं। उनके साथ जो गलत हुआ था, उसने उन्हें समाज का दुश्मन बना दिया था और उन्होंने निर्दोष लोगों को मौतों के घाट उतारा था। उनकी वजह से कई लोग पीड़ित हुए, जिनमें मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी भी थे। यह सदमा सहना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हमने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन आगे बढ़ाया, लेकिन मेरी मां उस सदमे को सहन नहीं कर पाई और 3 महीने के अंदर उनका देहांत हो गया। आज मैं, सिमरन और मेरे पिता एक साथ रहते हैं। मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं,
और सिमरन को अब भी रातों को वो काली घटना सपनों में दिखती है। वह डर के मारे चिल्ला उठती है और रोने लगती है। उस काली रात ने हमारी खुशियों को छीन लिया, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन जैसे सांस लेना भी भारी हो गया हो। कई बार मन करता है कि काश अर्जुन और मैं भी उसके साथ चले जाते। कम से कम हमें इस तरह तड़पना नहीं पड़ता, क्योंकि जो चले जाते हैं वे तो चले जाते हैं, पर जो यहाँ रह जाते हैं उनकी वेदना कौन समझे। ये दर्द सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने ऐसी तकलीफ झेली हो। आज भी मैं समझ नहीं पाता कि हमारी कौन सी गलती की सजा हमें उस भयानक रात को मिली थी। उस भूतिया रेलवे स्टेशन की काली रात मैं कभी नहीं भूल सकता, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी और मेरी खुशियों को हमेशा के लिए ले लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।